Good evening, everyone. Welcome once again to your own study platform, Civil Engineering by Ajay Sharma. So this is lecture fourth of building material, and today we are going to cover uh, last two tests that we left in previous class, and we are going to discuss about various types of cement. And आप एक से दो क्वेश्चन इस जो अब आपकी आज की क्लास है इसे शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 to 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, है ना। सो एक बार मेरे को बता देंगे क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को एंड वॉइस इज क्लियर। एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीवन। ओके, ओके डियर विनोद, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने प्रीवियस टेस्ट में हमने देखा था काफी, हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट देखे हमने, और हमने क्या किया टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट देखे थे ना। हमने देखा था कि सीटीएम का यूज करके हम क्या कर रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसको डिटरमाइन कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे ब्रिकेट ब्रिकेट हम अपने मोल्ड को यूज करके क्या कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम डिटरमाइन कर रहे थे। सो टुडे इज स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता क्या है? सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट बाय ली चैटलियर फ्लास्क। कि क्या होता है कि जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। और कैस किसके हेल्प से यूज करते हैं हम यूज करते हैं ली चैटलियर फ्लास्क की हेल्प से। हम क्या करते हैं ली चैटलियर फ्लास्क की हेल्प से हम क्या करते हैं इसको डिटरमाइन करते हैं। अब ये ली चैटलियर फ्लास्क होता क्या है ये देख लेते हैं। देखिए जो आपका ली चैटलियर फ्लास्क होता है एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें देखो टेस्ट वही है, ये जो लेबोरेटरी टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ये सेम सेम है अपना फील्ड टेस्ट वाला, है ना। जो हमने फील्ड टेस्ट में हमने यूज किया था सेम सेम चीज हम इसमें यूज करते हैं। हम क्या करेंगे उसमें भी हमने हमने क्या किया था उसमें सीमेंट को अपने बकेट ऑफ वाटर में हमने क्या किया था थ्रो किया था। फिर हमने देखा था कि उस सीमेंट हो जानी चाहिए थी, है ना। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बीकर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस बीकर का नाम क्या है पिचेटलियर फ्लास्क। देखो इसकी एक्चुअल शेप कुछ और होती है, मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप के लिए आपको समझाने के लिए जस्ट। एक्चुअल शेप तो है ना इसकी कुछ ऐसी होती है, जो आपकी एक्चुअल शेप है ना वो इसकी ऐसी होती है कुछ। ये आपका क्या होता है, ये आपका ली चैटलियर फ्लास्क होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है आपने ली चैटलियर फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया सबसे पहले आपने नॉन पोलराइजिंग लिक्विड को आपने ऐड किया। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपने क्या किया नॉन पोलराइजिंग लिक्विड, जैसे कि केरोसिन केरोसिन को आपने ऐड किया। तो केरोसिन की जगह आप क्या ले सकते हो नफ्ता ले सकते हो। सेकंड वन आपने क्या, आपने सीमेंट को ऐड किया, और मैं मान लेता हूँ कि आपने सीमेंट को ऐड किया 64 ग्राम सीमेंट, 64 ग्राम, ठीक है ना। अब आपने देखा, अब आपने क्या किया इसको हॉरिजॉन्टली मूव किया, अप डाउन मूव किया, इसको कंप्लीट शेक कर लिया आपने, है ना। इसकी आपने कंप्लीट शेकिंग की, एयर फ्रॉम इट, ठीक है ना। अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक आप स्केल को अगर फिल है एक टाइप से लगा लो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बोले आपने क्या किया, आपने इसके अंदर फर्स्ट वन में क्या किया नंबर वन पोलराइजिंग नॉन पोलराइजिंग लिक्विड को ऐड किया, ठीक है ना। नॉन पोलराइजिंग लिक्विड ऐड किया, उसके बाद आपने सीमेंट ऐड की इसमें 64 ग्राम, यहाँ पे 64 ग्राम आपने की इसकी, क्या आपसे ये जो इसमें एयर है रिमूव हो जाए, बाहर चली जाए यहाँ से, है ना। तो इसमें आप उसके अगर आप इसको फिर
प्लेस करोगे, आप यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट मार्क कर दूं इतना, लेट इट इज से इट इज पॉइंट जेड, आफ्टर दैट इट इज पॉइंट वाई, एंड लास्ट वन इट इज पॉइंट एक्स। अब ये 3 पॉइंट हमारे क्या कहते हैं? अब जो एक्स पॉइंट होगा ना, एक्स पॉइंट किसको शो करेगा? एक्स पॉइंट शो करेगा हमारे नॉन पोलराइजिंग लिक्विड की पोजीशन को, कि यहां तक हमारा नॉन पोलराइजिंग लिक्विड क्या है? मिक्स है, ठीक है ना। अब नॉन पोलराइजिंग लिक्विड में सीमेंट को हमने ऐड किया, तो सीमेंट तो उसमें मिक्स होगी ही नहीं, सीमेंट तो उसमें मिक्स होगी नहीं ना, क्योंकि वो नॉन पोलराइजिंग है। सीमेंट का नेचर हम पोलराइज मान लेते हैं, इसका हमने क्या किया? नॉन पोलराइजिंग की, जो सीमेंट में मिक्स ना हो सके। अब हमने देखा कि जेड वाला क्या है, कि एक्स से लेके जेड तक ये हमारी क्या है? इस हाइट में, इस हाइट में हमारी सीमेंट प्रेजेंट है। बट सीमेंट तो प्रेजेंट है, सीमेंट में क्या होता है? देखो, अगर मैं ये सीमेंट का केस लूं सेम एज सोयल, जैसे सोयल को होता है, तो क्या हुआ? ये सीमेंट के सॉलिड हो गए, और यहाँ पे क्या हुई? एयर, यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम किसकी है? हमारी एयर की है। ये वाली वॉल्यूम किसकी है? सीमेंट सॉलिड की है। और कंप्लीट वॉल्यूम, ये कंप्लीट वॉल्यूम किसकी है? हमारी ये है सीमेंट की। और ये वाली वॉल्यूम किसकी है? ये वाली की बात करूं मैं तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड की है ना। आपने सोइल में काफी अच्छे से पढ़ा है, और अश्विनी सर आपको अभी अश्विनी सर ने ये वाला टॉपिक करवाया भी होगा, काफी अच्छे तरीके से करवाया होगा। इसमें क्या है कि जो लोएस्ट पार्ट होता है, क्या होता है कि सीमेंट जनरली सोयल के केस की बात करूं तो सॉलिड का होता है। उसके बाद क्या होता है? आपको वॉइड में क्या होते हैं? आइदर इट इज एयर, आइदर इट इज वाटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि नॉन पोलराइजिंग लिक्विड है, अब वाटर तो जा नहीं सकता। अब इसमें क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें एयर प्रेजेंट है, तो कंप्लीट वॉल्यूम तो हुई सीमेंट की, बट सीमेंट में एयर भी प्रेजेंट है। और ये नीचे वाली वॉल्यूम को मैं कंसिडर करूं, ये हुई हमारी सीमेंट सॉलिड की। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं, तो ये वाली वॉल्यूम हुई हमारी सीमेंट की। बट मेरे को तो कौन सा चाहिए? मेरे को चाहिए सीमेंट सॉलिड वाला केस। कौन सा चाहिए? सीमेंट सॉलिड वाला केस। तो अगर मैं बात करूं कि y से मैं x को अगर माइनस कर दूं, तो ये वाली हाइट आ जाए मेरी सीमेंट सॉलिड के लिए। कंप्लीट कहां हुई? z माइनस एक्स किस चीज के लिए हुई? सीमेंट, होल सीमेंट के लिए, है ना। और अगर मैं सीमेंट सॉलिड की अलोन बात करूं, तो y माइनस एक्स की होगी? सीमेंट सॉलिड की होगी। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। वो किससे निकलेगी? सीमेंट सॉलिड से निकलेगी, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको क्या बोलता था? देखो यहाँ पे बता देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको ऐसे डिटरमाइन करते थे इसको, है ना। वो क्या कहता था? जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करनी है, डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड और दैट सब्सटेंस और दैट फ्लूइड। हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली फ्लूइड के टर्म निकालते थे ना। अब मैं निकाल रहा हूँ किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मैं क्या करता था? अनदर फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उसको डिटरमाइन करता था। वहां पे हम क्या करते थे? वाटर को कंसिडर करते थे। यहाँ पे लिक्विड और अनदर फ्लूइड, फ्लूइड मैंने कंसिडर क्या किया है? मैंने कंसिडर किया है नॉन पोलराइजिंग लिक्विड, और वो क्या है मेरा? केरोसिन। अब मैं केरोसिन की मान लेता हूँ कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन इन डेंसिटी का रेशो मेरा क्या बताएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगा। अब जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना, यहाँ पे सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कौन सा है हमारा? सीमेंट सॉलिड है ना। सीमेंट सॉलिड का मैं कैसे निकाल सकता हूँ? कि मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि मास ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। और ये वाला अलग हो गया हमारा, डेंसिटी ऑफ केरोसिन अलग हो गया, है ना। अब मास भी हम क्या कर लेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे। कितना था हमारा? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 64 ग्राम मैंने कंसिडर किया था। वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने निकाली है। यहाँ से वॉल्यूम क्या करेंगे? हम ली चार्लियर फ्लास्क से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। और मास कितना कंसिडर किया था हमने? 64 ग्राम। वॉल्यूम हमने ली चार्लियर फ्लास्क से निकाल ली, और डेंसिटी ऑफ केरोसिन हमें पता ही है। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड हमारी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। अब बताइए, बताइए जल्दी से, किसी को कोई क्वेरी है क्या, या क्लियर है ये वाला? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता देंगे, फिर फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। हाँ जी, जल्दी से बता देंगे, क्लियर है क्या? ओके डियर, ओके। अगर आपको क्लियर है, कुणाल समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। देखो, जो भी मैंने प्रीवियस डायग्राम बना के दिखाया है, सारी चीजें पीछे हमने क्या की है? डिस्कस कर लिए हैं। एक फाइनल फॉर्मूला देख लो जो सीमेंट सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी का बनेगा, ये वाला जो भी हमने डिटरमाइन किया है। दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट सॉलिड इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सीमेंट सॉलिड टू द डेंसिटी ऑफ केरोसिन। और डेंसिटी को फिर हमने
सीमेंट सॉलिड की डेंसिटी को हमने लिख लिया मास ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे एक बार, ये नोट्स में कई बार क्या पता, देखो ये प्लस का साइन मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे। तो क्या है, जो केरोसिन की आपकी डेंसिटी है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। नाउ वी कैन मूव टू नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट क्या है कि आपका ना जो आपके केमिकल कंपोजिशन है आपके सीमेंट में, उनको बताता है कि किसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। और हम जनरली इसको किससे डिटरमाइन करते हैं, हम इसको डिटरमाइन करते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर से। हम इसको किससे डिफाइन करते हैं, लाइम सैचुरेशन फैक्टर से। लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम टू सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम सैचुरेशन फैक्टर। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, कहते हैं कि इसकी वैल्यू 0.66 से लेके और 1.02 तक हो सकती है। ना तो 0.6 से कम होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए, ना ही 1.02 से ज्यादा होनी चाहिए। ये इस रेंज में होनी चाहिए हमारी लाइम सैचुरेशन फैक्टर। अब लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, अब इसको देख लेते हैं। सो अगर हम फॉर्मूला को देखें, देखो फॉर्मूला हमारा ये वाला कहता है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं दैट इज लाइम, लाइम माइनस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और देखो रेशियो, रेशियो ये वाला हुआ सिलिका, ये हो गया एल्यूमिना, ये हुआ, और आयरन ऑक्साइड हमारा ये हुआ। इन तीनों चीजों का विद रिस्पेक्ट टू लाइम जो रेशियो होगा उसी को बोलेंगे हम लाइम सैचुरेशन फैक्टर। और लाइम सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू हमने देख ही ली है कि ना तो 0.66 से लेस होनी चाहिए और 1.02 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब तो और कंटेंट देखते हैं कि और कौन कौन से हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल मैग्नीशिया की अगर मैं बात करूं तो वो 5% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। टोटल सल्फर कंटेंट है 2.5% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। टोटल लॉस ऑफ इग्निशन 4% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। टोटल वेट ऑफ इनसोल्यूबल रेसिड्यू वो क्या है, 1.5% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अभी SO3 बार बार तंग कर रहा होगा आपको कि सर लाइम सैचुरेशन फैक्टर में तो आपने बोला कि ये रेशियो है लाइम का विद रिस्पेक्ट टू सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। अब कहते हैं कि सर ये SO3 के बारे में बता दो। सो SO3 होता है आपका सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। और देखो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड जो है अगर आपका 5% से कम है, ये आपका क्या है 5% से कम है, तो जो सल्फर है ना वो 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपका जो SO3 है वो ग्रेटर देन 5% है, उसमें सल्फर की वैल्यू आपकी 3% से ग्रेटर। कंपोजिशन टेस्ट को क्लियर है या नहीं, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट सभी को क्लियर है, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या। फिर हम वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट की तरफ चलते हैं जल्दी से। शैल वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट, क्लियर, ओके। So now there is various types of cement. ओके ओके डियर, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले आती है हमारी ओपीसी। ओपीसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना। अब हमने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमने देखा था कि पोर्टलैंड सिटी में डिटरमाइन की गई थी, है ना। जो स्टोन डिस्कवर किया गया था वो क्या था, पोर्टलैंड सिटी के स्टोन से आपका उसकी जो क्वालिटीज है वो काफी सिमिलर थी, इसलिए उस सीमेंट को क्या नाम दिया गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये क्या है, इट इज अ बेसिक टाइप ऑफ सीमेंट प्रेजेंट इन ग्रेड्स। अब ये कौन कौन से ग्रेड्स में आपकी प्रेजेंट होती है, देखो ये होती है प्रेजेंट आपकी ओपीसी 33, और कौन से में होती है ओपीसी 43, और थर्ड वन होता है आपका नाउ माय डियर फ्रेंड्स व्हाट डज दिस न्यूमेरिकल नंबर सिग्निफाई, ये 33 और 53 ये क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू 28 डेज, है ना। और ये इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। और ये क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कोरस्पॉन्डिंग टू 28 डेज, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये वाला। अब इसकी देख लेते हैं, इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो जिसका देखो, कोई भी सीमेंट हम आगे पढ़ेंगे उसको हम 3 से 4 चीज़ों में पढ़ेंगे। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले उसकी फाइनेंस देखेंगे हम, फिर उसका साउंडनेस देखेंगे, फिर उसका जो सेटिंग टाइम है वो सेटिंग टाइम देखेंगे, एंड लास्ट में उसका जो यूजेज है ना, कि ये इस सीमेंट का यूज कहाँ पे है, हम वो यूजेज देखेंगे। देखो, अब इसका फाइनेंस, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ना, जो उसका फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस किसको डिटरमाइन करेगा आपका? स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म में हम उसको डिटरमाइन करते हैं फाइनेंस को, है ना? हमने पीछे पढ़ा भी था। तो जो फाइनेंस है, जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में, वो 2250 से लेस नहीं होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये होता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है ना? जो एक्सपेंशन है, साउंडनेस की मैं बात करूं, जो एक्सपेंशन है वो किससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए? वो 10 mm से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। सेटिंग टाइम के साउंडनेस के जब हमने टेस्ट किया था उसमें हमने क्या किया था, इसको बेस्ट वे में स्टडी किया था कि जो आपका एक्सपेंशन है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm. Now if we talk about the setting time of ordinary Portland cement, so it is 30 minutes in case of initial setting time and it is 10 hours in case of final setting time. अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूं, सो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं, वो क्या है कि 10 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 आवर में फाइनल सेट हो जानी चाहिए हमारी सीमेंट। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं कि जो आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? देखो, इसके यूज होते हैं आपके बिल्डिंग में। कहाँ पे यूज होता है? बिल्डिंग में। जहाँ पे आप बिल्डिंग में यूज कर रहे हो, वाटर लॉगिंग एरिया में, वाटर टाइट फ्लोर में, वाटर टाइट फ्लोर में आप इसको यूज करते हो। अब देखो, जो जनरली आप यूज करते हो ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, अगर मैं की स्पेसिफिकली बात करूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी जनरली यूज होती है आपकी, सो ओपीसी, ओपीसी 53 आपकी क्या होती है, जनरली आपकी यूज होती है इन केस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? और जो आपकी ये तीनों चीजें होती है ना, ओपीसी 33, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आईएस कोड बताओ इनके लिए कौन सा होता है। आईएस कोड बताएंगे कि आई जो ओपीसी 33, 43 एंड 53 है, इनके लिए कौन सा यूज होता है। सो इनके लिए यूज होता है आईएस, आईएस 269, आईएस 269 आईएस कोड है आपका, वो यूज होता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सीमेंट, दैट इज ओपीसी 33, 43 एंड 53। ठीक है ना? अब इसके बारे में हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो आपकी हमने बात की थी एक प्रीवियस, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो रेट ऑफ गेन है ना, कि वो 3 डेज में कितनी गेन हो जाती है। 3 डेज में पढ़ा था कि वो ना आती है, 3 डेज में कितनी हो जाती है, FC/2, FC/2 गेन हो जाती है। मैं बात करूं 28 डेज की, 28 डेज में 33 गेन हो रही है वो। पीछे 33 की बात अगर मैं देखो, पिछली 33 के लिए पार्टिकुलर बात कर लें, 16 हो गया ना नियर अबाउट। 3 डेज में कितनी, अब 7 डेज की बात, 2/3, 2/3 की बात करूं तो वो कितना होगा, 22 यूनिट बनाए उससे। और केस की बात कर रहे हैं हम, जब हम स्टैंडर्ड सैंड को यूज कर रहे हैं, when we are using standard sand। अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनरी सैंड के केस, सो ऑर्डिनरी 5 न्यूटन पर mm। वॉइस कट रही है, मिनट डियर। वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या विनोद? हाँ जी विनोद, बताएंगे, वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके, अब सही है क्या? एक बार दोबारा से बता दो, अब सही है क्या? वेदर इट इज क्लियर नाउ और नॉट? एक बार कमेंट कर देंगे वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर कमेंट कर देंगे एक बार। इफ माय वॉइस इज क्लियर टू यू, देन कमेंट वॉइस क्लियर।
ओके, ओके डियर, ठीक है। देखो हम बात कर रहे थे कि एफसीके हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी कोरस्पॉन्डिंग टू 28 डेज। मैंने बात की कि अगर मैं 3 डेज पे बात करूँ ना, तो वो एफसीके बाई 2 गेन हो जाती है हमारी, हाफ हो जाती है गेन ऑफ द 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब 3 डेज की बात करें, सो 28 डेज पे हमारी होती 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वो 3 डेज पे कितनी हो जाएगी फिर हमारी, 16 हो जाएगी। 7 डेज पे मैंने बोला था कि 2/3 हो जाती है ऑफ द एफसीके। अगर उनको कैलकुलेट करें क्या होगी, 22 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। अब मैंने बात की थी कि ये केस था स्टैंडर्ड सैंड का। अगर बात करें ऑर्डिनरी सैंड की, तो ये थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी और डिक्रीज हो जाएंगी हमारी, ये होगी 11.5 एंड 17.5 इन केस ऑफ 3 डेज एंड 7 डेज कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लास्ट में हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, ओपीसी की, ये होगी आपकी 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग टू 3 डेज। 3 डेज की कोरस्पॉन्डिंग में आपकी 2 न्यूटन होगी, और 2.5 कब होगी, 7 डेज के कोरस्पॉन्डिंग में, कोरस्पॉन्डिंग टू 7 डेज इट इज 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बताओ ओपीसी क्लियर है क्या सभी को, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता दो एक बार, कमेंट ओपीसी क्लियर, if ordinary Portland cement is clear to you. ओके डियर, कुणाल क्लियर है क्या? स्टार्टिंग में कि सर समझ आएगा क्या नहीं आज वाला, आप बताओ, क्या आपको, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ओके ओके to our next type of cement, that is rapid hardening cement, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन सी होती है, देखो सबसे पहले तो मैं बता देता, ठीक है ना, आपका ये स्कोर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। आपकी क्या कहती है, it has higher percentage of C3S than OPC, the percentage of C3 of कि 50%, इसमें क्या होगा, जो C3S का कंटेंट ना कर देंगे हम 56%। क्यों, किसके लिए आपका यूज हो रहा था, जो ये बोगस कंपाउंड है ये क्या कर रहा था आपका, बताओ, ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रहे थे इसमें, इसका हाइड्रेशन कहाँ हो रहा था, इसका हाइड्रेशन की जो टाइमिंग थी वो 1 वीक थी, वो कभी भी ब्रेक हो रही है। मे बी इट इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। अब बताओ क्लियर है क्या? नाउ ओके, ओके ठीक है। देखो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात हो रही है, इसमें क्या था, इसमें बोला है कि C3S का जो कंटेंट है ना, वो काफी ज्यादा हमें रखना है, कितना रखना है, 56% से ज्यादा रखना है। अब ये हमने ये बोला कि C3S का कंटेंट ही हम क्यों रख रहे हैं, सो C3S का कंटेंट हमने इसलिए रखा क्योंकि इट इज, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए आपके क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है C3S, है ना, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है आपका। अब हमने बोला कि ये अर्ली स्ट्रेंथ इसमें क्यों इसमें डेवलप हुई थी, हमने बोला था कि इसका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन था ना, जो हाइड्रेशन की प्रोसेस थी वो क्या थी, 7 डेज में हो जा रही थी इसकी, 1 वीक में हो जा रही थी। इस वजह से क्या थी, अर्ली स्ट्रेंथ इसमें गेन हो रही थी। बोला कि सर आपने तो C3 का बताया था, सो C3 की बात करें तो C3 क्या था, फ्लैश सेटिंग के लिए यूज हो रहा था, वो अर्ली स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ का केस नहीं था। स्ट्रेंथ तो क्या होगी C3, जब हमने देखो, हमने एक ऑर्डर देखा था स्ट्रेंथ का, सबसे ज्यादा थी C3S की, after that there is C2S, after that there is C3A, and last one there is C4AF,
है ना। जब इस स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमें पता चल गया कि हम C3H का कंटेंट है वो बढ़ा देंगे, C3H का कंटेंट बढ़ा देंगे इन ऑर्डर टू हैविंग अर्ली अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखो इसमें क्या, ये कैसे प्रोड्यूस की जाती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फाइन ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर, कि जो ओपीसी है ना, ओपीसी को हम फाइन ग्राइंड कर देंगे, ओपीसी की क्या है फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे, तो हमें क्या होगी, ये वाली सीमेंट हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसकी देखो अब इसमें क्या होगा कि जो सीमेंट के क्लिंकर होंगे ना वो हमारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लार्ज प्रोपोर्शन होगा एज कम्पेयर टू ओपीसी। अब जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना, जब उसकी जो वन डे पे जो स्ट्रेंथ हमें गेन होगी ना, वन डे पे स्ट्रेंथ गेन होगी, वो क्या होगी, वो इक्वल होगी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की वन डे की स्ट्रेंथ है, वो ओपीसी की बात करो तो ओपीसी में कितने दिन में आपकी गेन होगी, 3 डेज में गेन होगी, 3 डेज में आपकी क्या होगी, गेन होगी। और जो 3 डेज की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की मैं बात करूं कितने दिन में गेन होगी, वो ओपीसी के केस में 7 डेज में गेन होगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, कि वो 1 डेज की जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की है वो 3 डेज पे होती थी ओपीसी के केस में। तो इतना डिफरेंस आपको किस वजह से आया, केवल फाइन ग्राइंडिंग की वजह से, केवल किस वजह से आया, फाइन ग्राइंडिंग की वजह से, C3H का कंटेंट बढ़ाने की वजह से, C3H का कंटेंट बढ़ा दिया और उसकी फाइन ग्राइंडिंग कर दी एज कम्पेयर टू ओपीसी, तो हमें क्या हुआ, हमें जो सीमेंट की ना रैपिड हार्डनिंग हमें अचीव होगी, है ना, अर्ली स्ट्रेंथ हमें अचीव होगी। अब इसमें अगर और चीज देखें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फाइननेस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो आपका, देखो ये 3250 क्या है, आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ये वाला, और ये कितना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। साउंडनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 से लेस नहीं होना चाहिए, साउंडनेस 10 mm से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें, देखो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका वही हुआ, इनिशियल कितना हुआ 30 मिनट, विच वाज ट्रू फॉर ओपीसी, कि जो ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम था वही किसका हुआ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हुआ, बट इसकी स्ट्रेंथ अर्ली गेन हो जाएगी। देखो सेटिंग से और जो आपकी हार्डनेस है, जो आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग का जो आपका कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कि जो सेटिंग टाइम है वो तो 30 मिनट ही रहेगा इनिशियल सेटिंग टाइम, जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 आवर ही रहेगा, है ना। जो हार्डनेस है वो हार्डनेस जल्दी कवर हो जाएगी, वो हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, वो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, डे इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी जितनी की ओपीसी में 3 डेज में जनरेट हो रही थी, जाएगी आरएचसी में जितनी ओपीसी के केस में 7 डेज में हो रही थी, ठीक है। सो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम पे नहीं पड़े, देख लेते हैं हम, लेते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो दिस इज इन द केस ऑफ परफोरेटेड कंस्ट्रक्शन, कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन, की जहाँ पे हमें रैपिड हार्डनिंग की अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हमें। नेक्स्ट वन इज पेमेंट कंस्ट्रक्शन, after that there is where formwork is used for स्पीडी कंस्ट्रक्शन, कि हमें क्या है, का सिंपल सा मेन मोटिव क्या था कि हमें जो फॉर्मवर्क है ना, फॉर्मवर्क करना है, जल्दी जल्दी से यूज करना है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, और कहते हैं देखो 28 डेज पे ना, 28 डेज पे तो ये आपकी स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू ओपीसी, कि जैसे तो इन केस आएगी 33 हो जानी है, बट इसमें क्या हुआ कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि जो रैपिड क्रिएशन हो रही है उसमें और अर्ली स्ट्रेंथ आपकी क्रिएट हो रही है। स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। अब जो ये और 7 वाला केस था ना, यहाँ पे 3 लिखा था तो 7 लिखा था, अब यहाँ पे आरएचसी के केस में 1 3 आ गया, स्ट्रेंथ वही है, देखो ऑर्डिनरी के केस में भी और स्टैंडर्ड सैंड के केस में भी, और जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी सेम है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा और चेंज हो रही है, जो 3 डेज वाली है वो थोड़ी वेरी हो रही है, और 1 डे वाली वो सेम है।
जैसे कि वो 3 डेज पे 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थी, इस केस में क्या है 1 डेज पे 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही है। उसमें 7 डेज पे 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रही थी, इसमें 3 डेज में ही 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्रिएट हो रही है। अब बताओ आरएचसी सभी को क्लियर है क्या? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सभी को क्लियर है क्या? जल्दी से बता देंगे एक बार, कमेंट करो आरएच, प्लीज कमेंट फास्टली आरएचसी क्लियर। कुणाल कमेंट आरएचसी क्लियर। ओके डियर, ओके। अगर आपको ये वाले क्लियर है तो हम चलते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे, सही है ना? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होगा कि वर्क तो इसका भी वही है, क्या किस चीज के लिए यूज करना है? स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए। कहते हैं कि थोड़ी और स्पीड आ जाएगी, स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, वो तो आरएचसी को भी कर रहे थे। अब इसमें क्या एडवांटेज हुआ? कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और हमें एडवांटेज मिल जाएगी, किस चीज की? देखो, जो इसकी जो 1 डे की स्ट्रेंथ होगी ना, 1 डे की जो स्ट्रेंथ है आपकी ERHC एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, वो 25% ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है ना? तो मैं 1 डे की बात करूं तो कितनी ज्यादा होगी? 25% ज्यादा होगी एज कंपेयर टू RHC। और 3 डे की बात करूं तो कितनी होगी? 10 to 15% ग्रेटर होगी आपकी एज कंपेयर टू RHC। कहता है कि सर ये आर जो ERHC है ना, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे? कहते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं सो इसमें हम इसको फॉर्म करेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राइंडिंग द RHC क्लिंकर विद 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विच इज एक्सेलरेटर एडमिक्सचर। कि आपका जो एक्सेलरेटर एडमिक्सचर है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, हम उसको ग्राइंड कर देंगे किसके साथ में? आपका RHC क्लिंकर के साथ में, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद टाइम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट द एज ऑफ 90 डेज सेम एज दैट ऑफ RHC और OPC। कि 90 डेज का जब आपका इंटरवल होगा ना, उसमें जितनी आपकी RHC की आ रही थी, जितनी आपकी OPC की आ रही थी, उतनी ही किसकी होगी? आपकी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की होगी। बट वर्क इसका जो मेन फंक्शन क्या हुआ? कहता है कि जो स्टार्टिंग में जो वर्क करना था, स्टार्टिंग में मेरे को मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क करना था, है ना, जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क था, उसको इसने क्या किया? थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया। उस वर्क को क्या किया इसने? स्पीड अप कर दिया। दी सीमेंट मस्ट बी मिक्स्ड। अब देखो, अब इसका जो सबसे मेन पॉइंट हमें हमें क्या है ध्यान रखना है कि इसके जो कंस्ट्रक्शन हो गई ना, कि इसको हमें मिक्स भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, उसको प्लेस भी करना है, उसको कॉम्पैक्शन भी देनी है। इसको प्लेस भी करना और कॉम्पैक्शन देनी है। कितने टाइम में फिनिश करनी है सारी चीजें? हमें 20 मिनट में फिनिश करनी होगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कि जब हम इसे वाटर अप्लाई कर देंगे ना, वाटर अप्लाई कर देंगे सो उसके 20 मिनट के जस्ट विद इन 20 मिनट हमें इसको अप्लाई करना होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि काफी कम टाइम मिलता है हमें ये सारे प्रोसेस को मिक्स करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको प्लेस करने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए, कि केवल 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट में हमें सारा का सारा प्रोसीजर ये कर जाना होता है, अदरवाइज ये क्या हो जाती है? ये वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है वहीं पे। अब देखो इसकी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन बता देता हूँ कि सेम होंगी। एप्लीकेशन सेम है एज दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की थी आपकी, वही एप्लीकेशन क्या है? वही एप्लीकेशन हमारी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की है। नाउ नेक्स्ट इज योर लो हीट सीमेंट। नेक्स्ट इज लो हीट सीमेंट। देखो ये क्या था? एक्स्ट्रा हार्डनिंग के लिए, की स्पीडी वर्क के लिए हम इसको यूज कर रहे थे। अब जो लो हीट सीमेंट है, लो हीट सीमेंट में अगर बात करूं C2S की, C2S किसके लिए यूज हो रहा था? आपका प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ में बात आई आपकी कि आपकी क्या थी? हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो थी। जो हाइड्रेशन की प्रोसेस है, देखो ऐसे निमोनिक्स याद रखना है, इनको रटते जाओगे, रट के कुछ नहीं बनना आपका। आप इनको इन फॉर्म में याद रखोगे ना, कि आपका अगर लो हीट की बात आ जाए, जहां पे भी लो हीट की बात आ जाए, तो एक वर्ड ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वहां पे जहां पे आपकी लो हीट डेवलप हो रही है, ठीक है ना? प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आई तो आपको एकदम माइंड में आना चाहिए कि आपका C2S,
C2S आपका वहां पे यूज होगा। C2S की बात आए तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, और दूसरी बात आए तो आपका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लो होगी। हाइड्रेशन स्लो होगी, आपकी हाइड्रेशन स्लो हो रही है तो आपकी जो हीट इवॉल्व हो रही है वो भी काफी कम होगी, ठीक है ना। तो आपकी कम होगी तो इसका और क्या बेनिफिट होगा, एक और बात ध्यान रखनी है, लो हीट सीमेंट सल्फेट अटैक जहां पे हमें रोकना हो, है ना, जो श्रिंकेज है क्रैक है उनको रोकना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए एक ही नाम काफी है, वो क्या है, C2S। कि C2S ही क्या है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा जो आपका बोगस कंपाउंड है वो C2S है इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इनको अगर समराइज जब हमने कर ही लिया है तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C3S एंड C3S एंड C3A को हम क्या कर रहे हैं, C3S क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें अर्ली डेवलप नहीं करनी है, इतनी जल्दी स्ट्रेंथ हमें डेवलप नहीं करनी है। अगर स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप होगी ना तो हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से होगी, हाइड्रेशन जल्दी होगी तो ठीक है ना, हाइड्रेशन जल्दी हुई तो क्या है कि वो हीट ज्यादा इवॉल्व करेगी, बट हमें तो लो हीट की रिक्वायरमेंट है, हमें तो हीट चाहिए ही नहीं। C3A का भी प्रोसेस क्यों, क्योंकि हमें फ्लैश सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें हमें चाहिए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, वो किससे मिलेगी हमें, वो हमें मिलेगी C2S से, वो किससे मिलेगी हमें, C2S से मिलेगी, increasing the proportion of C2S. It is the type of cement which evolve low heat of hydration then OPC, कि OPC के रिक्वायरमेंट, OPC की जो कोरस्पॉन्डिंग में आपकी जो हीट इवॉल्व होती है इस टाइप ऑफ सीमेंट में वो काफी कम होती है। वो कितनी होगी, कहता है कि 7 डेज की अगर हम बात करें, 7 डेज में वो 65 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 65 कैलोरी पर ग्राम से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 डेज की बात करें तो 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 75 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा आपकी जो हीट है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने बात की थी कि जहां पे भी C2S आ गया, जहां पे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आ गई, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आ गई, वहां पे सल्फेट अटैक तो हो ही नहीं सकता, कोई भी केमिकल अटैक वहां पे हो ही नहीं सकता। अब देखो जो इसकी फाइनेस की बात करें, अगर फाइनेस की बात करें तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की टर्म में हम इसको डिटरमाइन करेंगे, और वो कितनी होगी कि वो 3200 से लेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। साउंडनेस की बात करें, जो एक्सपेंशन है ना वो 10 mm से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, जो एक्सपेंशन आपका वो 10 mm से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें इसकी कि इसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा हमें, कहते कि इसका इफेक्ट हमें दिखेगा एक तो सल्फेट अटैक पे हो गया, कि सल्फेट अटैक को क्या कर रहा है, काफी रिड्यूस कर रहा है। दूसरा क्या हुआ, इसकी इनिशियल सेटिंग पे दिखेगा, है ना, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम में दिखेगा। वो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होगा, वो होगा आपका 60 मिनट, बट फाइनल सेटिंग टाइम तो आपका सेम ही रहेगा। जो फाइनल सेटिंग टाइम है ना, फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 आवर्स ही रहेगा। ये क्या करेगा, जस्ट इनिशियल सेटिंग टाइम को आपको क्या आपके क्या करेगी, ये इंक्रीज कर देगा। अब जो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, 3 डेज पे 10 N/mm² की देखो लो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, लो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। अब 3 डेज पे कितनी हुई, 10 N/mm², 7 डेज पे कितनी हुई, 16 N/mm², बट कोरस्पॉन्डिंग टू 28 डेज वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, धीरे धीरे गेन कर लेगा। वो कितनी होगी, 35 N/mm² से लेस नहीं होनी चाहिए। ओपीसी वाला केस हो गया ना, एज कम्पेयर टू ओपीसी थोड़ी सी ज्यादा ही होगी इसमें स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि हमने C2S तो ऐड किया हुआ है ना, माना कि C3S नहीं किया हुआ है, C3S ऐड नहीं है, बट C2S तो ऐड किया हुआ है। C2S भी तो आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में आपका क्या था, मेन रोल प्ले कर रहा था, ठीक है ना। अब देखो इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी यूजेज है वो कहाँ पे है आपके, इस सीमेंट का जो आपका यूज है वो कहाँ पे मिलता है मेनली। सो जो मास कंक्रीट वर्क होते हैं ना, मास कंक्रीट वर्क होते हैं वहां पे आपका इस सीमेंट का यूज मिलता है, जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, आपके डैम हो गया, वियर हो गया, बैरेज हो गया, फाउंडेशन के केस में भी आपका ये सीमेंट यूज होता है। सो इट प्रिवेंट श्रिंकेज इन कंस्ट्रक्शन एज लो रेट ऑफ हार्डनिंग। कि आपका क्या हो रहा था, जैसे कि C3 की बात करूं, वहां पे फ्लैश सेटिंग हो रही थी, है ना, फ्लैश सेटिंग हो रही थी तो आपकी क्या हो रही थी, हाइड्रेशन प्रोसेस ज्यादा हो रही, जल्दी हो रही थी। हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी होने की वजह से आपकी हीट भी ज्यादा निकल रही थी। वो हीट क्या कर रही थी, हीट की वजह से वाटर आपका जल्दी ड्राई हो रहा था, वाटर आपका जल्दी क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था वाटर कंटेंट, तो उससे आपकी क्या रही थी, क्रैक डेवलपमेंट हो रहे थे, है ना। अब इसमें क्रैक डेवलपमेंट वाला, श्रिंकेज वाला कोई केस होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हार्डनिंग का रेट है वो काफी लो है, सही है ना, क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो हम अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। देखो वर्क यही हुआ, लो हीट वाला ही वर्क होगा। अब सल्फेट रेजिस्टिंग की अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि सल्फेट रेजिस्टिंग की बात हो रही है, तो मानेंगे कि आपका जो C2S है ना, वो इसका कंटेंट कुछ ज्यादा होगा, है ना। जो C3S है और C3A, सॉरी, जो आपका C3A है, मेन तो C3A होता है ना इसमें, कि C3A ही करता है। C3A क्या करेगा, फ्लैश सेटिंग करेगा, अर्ली डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ करेगा। अर्ली डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ होगी, सो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगी आपकी, वाटर ज्यादा जल्दी रिमूव होगा। तो वाटर जल्दी रिमूव होगा तो उस केस में आपका क्या है, सल्फेट काफी अटैक कर सकता है आपके, सल्फेट अटैक कर सकता है आपके सीमेंट पे, सीमेंट आपके मिक्स पे, आपके मोटार पे। अब मैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं डिटेल में, सो दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर such that proportion of lime and alumina is reduce in it thereby C3A, जो C3A है ना, कि वो 5% से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। मेरे को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए ही नहीं, फाइनल जो फ्लैश सेटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। देखो फ्लैश सेटिंग जहां पे बात आ गई ना, वहां पे सल्फेट अटैक होगा ही होगा, गारंटीड होगा, ठीक है ना। अब एल्यूमिना, सॉरी लाइम, लाइम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो लाइम की जो ये वाली फॉर्म थी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये काफी काफी हाई इसकी एफिनिटी होती है सल्फेट अटैक की। यहाँ पे सल्फेट अटैक काफी ज्यादा हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में। सो हम क्या करेंगे, लाइम का कंटेंट भी हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। लाइम स्ट्रेंथ के लिए तो हमारा रिक्वायरमेंट था, बट हम क्या करेंगे, अदर पोर्शन को हम क्या करेंगे, C3S और C3 टू C2S को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे उसका प्रोपोर्शन, ठीक है ना। So it is the type of cement which offer high resistance to attack of sulfate then OPC, कि हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि सल्फेट अटैक को ये क्या करे, रिड्यूस कर दे। अब फाइनेंस की बात करूं, सो वो क्या है कि 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से लेस नहीं होना चाहिए। साउंडनेस की बात करें, वो 10 mm से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, जो साउंडनेस है ना वो 10 mm से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। सेटिंग टाइम, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम होंगे एज दैट ऑफ ओपीसी। दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 600 मिनट, है ना। वो क्या होगा, 600 मिनट, दैट इज 10 आवर्स। अब मैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें हम, तो 3 डेज पे क्या होगी, 10 न्यूटन पर mm होगी, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, है ना, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। 7 डेज की बात करें, हम 7 डेज की बात करें तो उसमें क्या होगा, क्या ये सेम हो रही है आपकी, जो आपके क्या थे, लो हीट सीमेंट थे, क्या लो हीट सीमेंट वाला केस चल रहा है क्या आपका। देखो लो हीट सीमेंट में कितनी थी आपकी, सेम थी, 3 डेज पे इतनी आ रही थी आपकी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 डेज पे क्या आ रही थी, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बट आपकी 28 डेज पे वहां पे आ रही थी 35, यहाँ पे क्या रही है 33, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसके जो कंसेप्ट है वो क्या है, लो हीट सीमेंट से ही मिलता जुलता है ना। वो भी क्या कर रही थी, सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर रही थी, ये वाले भी क्या कर रही है, सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर रही है। जहां पे भी सल्फेट अटैक को रिड्यूस करने की बात आ जाए ना, तो दोस्तों C2S को बढ़ा देना, C3A को कम कर देना। सिंपल सी एक ये पॉइंट एग्जाम में ध्यान रखना है कि सल्फेट अटैक को अगर रोकना है तो C2S को बढ़ा देंगे, C3A को डिक्रीज कर देंगे, है ना। जहां पे भी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी ना, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, वहां पे क्या होगा, सल्फेट अटैक कम हो जाएगा, लो हीट डेवलप होगी, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगी आपकी। अब हम इसमें देखें कि इसकी एप्लीकेशन है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। सो लाइनिंग ऑफ कैनाल, है ना, लाइनिंग ऑफ कैनाल। अब आप बोलोगे एक और चीज देखो कि सर आप सल्फेट अटैक को रिड्यूस करने की बात कर रहे हो, कहते कि हम तो कोई केमिकल भी तो यूज कर सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए केमिकल यूज कर सकते हैं ना, कहते कोई एडमिक्सचर वगैरह हम यूज कर लेंगे, कोई ऐसा केमिकल यूज कर लेंगे जो सल्फेट अटैक को रोक सकता हो। बट डियर, अब आप क्या कर रहे हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट एसडीओ की पोस्ट निकली हुई है आपकी, ये है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट। आप एज असिस्टेंट इंजीनियर आप ज्वाइन करने वाले हो, तो उसमें क्या होगा कि आप ये नहीं है कि आप क्या गवर्नमेंट को बोलोगे सर हमें तो केमिकल्स प्रोवाइड कराए जाए, है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करते रहे और चीजों के लिए, हम इतना प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें क्या करो, हमें केमिकल ही प्रोवाइड करवा दो, हम उसको ही मिक्स करवा देंगे और अप्लाई करवा देंगे। देखो लाइनिंग ऑफ कैनाल में सबसे ज्यादा वर्क होता है इसका, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का। तो आप क्या हो, आप इंजीनियर हो, आपको क्या करना है, लो कॉस्ट को मेंटेन करना है ना। लो कॉस्ट भी तो देखनी है आपको कि कम से कम आपकी कॉस्ट होनी चाहिए।
आपकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, और आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। सो लो कॉस्ट बेस्ट रिजल्ट के लिए आप क्या करते हो, सीमेंट्स में ही मॉडिफिकेशन करते हो डियर। आप क्या करते हो, केमिकल्स पे डिपेंड नहीं रहते, आप सीमेंट में ही मॉडिफिकेशन कर देते हो। सीमेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके ही आप क्या कर देते हो, कॉस्ट को काफी मिनिमाइज कर देते हो। नेक्स्ट जो आपका वर्क हो इसमें फाउंडेशन वर्क में यूज होती है, और वेयर कंक्रीट पाइप आर टू बी लेड इन मार्शी एरिया एंड मैरिन कंस्ट्रक्शन की वाटर कंस्ट्रक्शन के केस में भी आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो। यहाँ पे देखो कि जो परसेंटेज ऑफ C3S एंड C2S है ना, वो सेम होते हैं, एंड दीज आर द ऑर्डर ऑफ 40%। देखो मैंने बात की थी C2S बढ़ाने की, C2S और C3S कंबाइनली 40% इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, वेदर इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ, जल्दी से बता देंगे एक बार जल्दी से बता देंगे। अब फिर हम इसका थर्ड केस करने वाले हैं, जो सल्फेट अटैक को हम रिड्यूस कर रहे हैं ना, सल्फेट अटैक को रिड्यूस करने का हम थर्ड केस करने वाले हैं। जल्दी से बता दो यार, क्लियर है क्या, क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, विनोद को क्लियर है क्या, केवल बाकियों को? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, ओके, ओके डियर, ओके, वेरी गुड। So if it is clear to you, then we are moving to our third type, that is super sulfated cement, है ना। वैसे 6 टाइप ऑफ सीमेंट है, मैं बात कर रहा हूँ जो सल्फेट अटैक की बात कर रहा था अभी मैं। सल्फेट अटैक के केस में हमने 3 टाइप की सीमेंट पढ़ी है। सबसे पहले हमने लो हीट सीमेंट पढ़ी है। लो हीट सीमेंट का वर्क भी क्या था, सल्फेट अटैक को रिड्यूस करना। सेकंड हमने पढ़ी है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। थर्ड वन हम पढ़ रहे हैं सुपर सल्फेटेड, सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट वो क्या करेगी, थोड़ा सा और इसको रिड्यूस कर देगी, सल्फेट अटैक को थोड़ा सा एक हाई लेवल पे, एक हाई लेवल पे क्या करेगी, सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर देगी। सही है ना। मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग, वो किस किस चीज को इंटरग्राइंड करके हमारी यूज होगी। सो फर्स्ट वन इज ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वो कितना होगा, ब्लास्ट फर्नेस के स्लैग को हम 80 to 85% रखेंगे, है ना। आफ्टर दैट देर इज हार्ड ब्रंट जिप्सम, कि मैं जिप्सम को भी हम यूज करेंगे कितना, 10 to 15% हम क्या करेंगे, जिप्सम को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जिप्सम की बात आ गई। अब जिप्सम क्या करेगा, जिप्सम वही वर्क करेगा C2S वाला, C2S वाला पे जिप्सम कर रहा है भाई, ध्यान देंगे जल्दी से कैसे कर रहा है। जिप्सम क्या करेगा, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। सेटिंग टाइम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, है ना। जिप्सम का सभी को पता है ना कि एज अ रिटार्डर यूज होता है। रिटार्डर क्या होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम आपका जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। सो एज अ रिटार्डर यूज कर रहे हैं तो आपकी क्या होगी, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, है ना। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगी तो वहीं पे आपका जो सल्फेट अटैक है काफी कम हो जाएगा। और भी देखना जिप्सम का यहाँ पे एक और वर्क आएगा, वो भी देखते हैं जल्दी से कि सल्फेट अटैक को और कैसे फिर ये देखो, कहते हैं कि ये तो हम प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ वाला तो C2S वाले केस में हम पढ़ के ही आए हैं, तो जिप्सम ने क्या एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो जिप्सम ने और क्या किया, अब इसमें सीमेंट क्लिंकर को हम कितना कर रहे हैं, 5% सीमेंट क्लिंकर हम ऐड कर रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सीमेंट विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एज कंपेयर टू सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट से भी क्या कर रहा है, ज्यादा ये सल्फेट को क्या कर रहा है, सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर रहा है। अब इसमें कहते हैं कि ये इसमें ऐसा क्या हम यूज कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हमारा डेवलप हो रहा है जो आपका ये सल्फेट अटैक को रिड्यूस कर रहा है। कहता है कि जिप्सम, जिप्सम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे देखो सल्फेट अटैक हो रहा था लाइम वाला, जिप्सम इसके साथ में रिएक्ट करके, इसके साथ में रिएक्ट करके CSH जेल फॉर्म कर देता है, CSH जेल को फॉर्म कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सल्फेट के लिए छोड़ा ही नहीं जिप्सम ने, उसने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, जो स्लैग्ड लाइम होता है ना, उससे रिएक्ट करके CSH जेल फॉर्म कर दिया। और CSH जेल आपने पता है कि वो क्या होता है, स्ट्रेंथ के लिए डेवलप होता है। स्ट्रेंथ का मेन कोज होता है ना CSH जेल, ये क्या होता है कि एक स्टेबल जेल होता है, काफी टाइम के लिए काफी टाइम के लिए आपका प्रेजेंट रहता है और आपका क्या करता है, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, जो सुपर सल्फेटेड सीमेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जो फाइनेस है, सरफेस
स्पेसिफिक सरफेस एरिया की फॉर्म जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, कि इतने से कम तो होने ही नहीं चाहिए हमारी ये फाइनेंस है। जो एक्सपेंशन की बात करें, अब देखो सारी जगह एक्सपेंशन चल रहा था, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm, बट इन केस ऑफ सुपर सल्फेटेड सीमेंट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 mm, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ की बात करें, 3 डेज पे कितनी हो रही है, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो रही है। 7 डेज पे देखो वही 2/3 हो रही है। 7 डेज सेम हो रही है, देखो कि 3 डेज पे FCK/2 हो रही है नियरली, और 7 डेज पे 2/3 हो रही है नियरली, 2/3 ऑफ FCK, है ना। और 28 डेज की अगर हम बात करें, सो 28 डेज पे आपकी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर नियरली क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। देखो यहाँ पे देख भी रहे हैं 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी डेवलप हो जा रही है ये वाली स्ट्रेंथ, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? अगर ये वाला क्लियर है, अगर डाउट आता है तो देखो मैं स्पीडली चल रहा हूँ अभी, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर देंगे, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आपको जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो रही है। अगर वॉइस क्लियर ना आए कई बार, तो आप कमेंट कर देंगे तभी मेरे को, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चलता रहूं और आपको समझ ना आए कुछ भी। अगर वॉइस ब्रेक होगी, स्क्रीन विजुअल ना हो, तो आप कमेंट कर देंगे मेरे को, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखो आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। सो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या करेंगे, इसमें पोजोलैनिक मटेरियल है जो हमारा पोजोलैनिक मटेरियल है, हम उसको यूज कर लेंगे, पोजोलैनिक मटेरियल को अपने यूज कर लेंगे। दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर विद 10 to 15% पोजोलैनिक मटेरियल। और वो कौन कौन सा होगा आपका पोजोलैनिक मटेरियल, दैट इज फ्लाई एश, वेदर इट इज फ्लाई एश और इट इज राइस हस्क, और क्या क्या हो सकता है आपका, राइस हस्क, और क्या हो सकता है आपका, सुर्खी, है ना, और क्या हो सकता है आपका, सिलिका फ्यूम्स, सिलिका फ्यूम्स। कहते हैं कि इनमें से कोई भी आपका जो पोजोलेनिक मटेरियल ना, सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। क्या होता है, काफी टाइम से बोलते रहते हैं ना लगातार, तो गला भी सूखने लगता है, कफ ज्यादा हो जाती है फिर। चलो देखो, इसमें मैं बोल रहा था कि पोजोलेनिक मटेरियल है, हम उसको क्या करते हैं, 10 to 15% क्या करते हैं, हम उसको ग्राइंड कर देते हैं विद द सीमेंट। और पोजोलेनिक मटेरियल हमने बात किया कौन कौन से होते हैं, फ्लाई एश हो गया, हमारा राइस हस्क हो गया, सुर्खी हो गया, सिलिका फ्यूम्स हो गया, ठीक है ना। इनमें से कोई भी हम क्या करते हैं, पोजोलेनिक मटेरियल को हम यूज कर लेते हैं। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, देखो इसका ये कहता है कि जो पोजोलेनिक मटेरियल है ना, वो क्या है कि वैसे तो वो किसी जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो उसको डेवलप नहीं करता। वो क्या होता है, सिलिशियस और एल्यूमिनियस क्या होता है, कंपाउंड होता है, जो स्पेसिफिकली उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसको वो डेवलप नहीं करता। बट जब हम उसको फाइनली ग्राइंड कर देते हैं ना, फाइनली ग्राइंड कर देते हैं लाइम के साथ में, ये क्या करता है, लाइम के साथ में रिएक्ट कर देता है और CSH जेल को फॉर्म कर देता है। देखो वही जिप्सम वाला वर्क कर रहा है ये, कि C2S जब हमने हाइड्रेशन प्रोसेस हुई थी उसकी, CSH जेल तो फॉर्म हुआ था, ये तो कॉमन सी बात है कि C3S और जो C2S वो आपकी CSH जेल को फॉर्म करेंगे। बट मैंने बोला था कि कैल्शियम, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको सल्फेट अटैक से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो हम क्या यूज कर रहे थे, हम जिप्सम को यूज कर रहे थे, है ना। हम क्या कर रहे थे, या तो जिप्सम को यूज कर रहे थे, और हमने इधर हमने क्या यूज किया, पोजोलैनिक मटेरियल को हमने क्या किया, यूज किया।
पोजोलैनिक मटेरियल ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन की, है ना, और फिर हाइड्रेशन प्रोसेस की अगेन, और CSH जेल को फॉर्म कर दिया। और CSH जेल ये कैसा फॉर्म हुआ, ये कैसा फॉर्म हुआ, ये आपका सीमेंटियस कंपाउंड यूज हुआ। और इसने प्रॉपर्टी क्या क्या डेवलप की, इसने बाइंडिंग की आपकी प्रॉपर्टी डेवलप की, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की आपकी सीमेंट को, है ना। अब देखो ये पोजोलैनिक मटेरियल क्या होगा, ये सिलिशियस और एल्यूमिनियस, एल्यूमिनियस क्या है आपका कंपाउंड है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी तो नहीं होती, बट लाइम के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिलेक्ट लाइम के साथ में रिएक्ट करके CSH जेल फॉर्म कर देता है। जो किसने फॉर्म किया था, और कौन कौन फॉर्म करता है CSH जेल बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अगेन माय आंसर इज टू यू, दैट इज जिप्सम। एक जिप्सम होता है, एक पोजोलैनिक मटेरियल होते हैं आपके, जो लाइम के साथ में रिएक्ट कर देते हैं। स्लैग्ड लाइम की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दैट इज स्लैग्ड लाइम। अगर इसके बारे में इतना आपने पढ़ा, तो नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि ये इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कि ये सीमेंट का मेनली यूज क्या करते हैं। कहते हैं कि लोड हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी, वही प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ वाली बात। इसकी कॉस्ट भी लो होती है ना, कि C2S का कंटेंट बढ़ाने हमने पोजोलैनिक मटेरियल का हमने क्या क्या यूज कर लिया। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, स्पेसिफिकली अगेंस्ट सल्फेट अटैक। स्लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, देखो ये तो मैंने काफी बार बता दिया, ये तो रट जानी चाहिए आपको चीज। स्लो गेन ऑफ स्ट्रेंथ माने कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, जहां पे भी प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, सल्फेट अटैक जीरो की करीब जा रहा है फिर, है ना, नियरली जीरो की तरफ क्या कर रहा है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। जीरो तो नहीं होगा, देखो आइडियल कभी कोई चीज नहीं होती, कोई भी चीज कभी आइडियल नहीं होती, वो क्या करेगी, उसके अटैक को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी बस। अब फाइनेस की बात करें, सो इट शुड नॉट बी लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इन केस ऑफ पोजोलैनिक पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, है ना। और जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सेम होगी एज ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में सेम होगा एज ऑफ OPC, दैट 30 मिनट फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड 600 नहीं बोलो इसको, इसको सीधा आवर्स में चलो, 10 आवर्स फॉर फाइनल सेटिंग टाइम। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, कहते हैं कि मास कंक्रीटिंग में इसकी एप्लीकेशन होगी, है ना। मास कंक्रीटिंग में डैम हो गया, फाउंडेशन वर्क हो गया आपका, और आपका वियर बैरेज, कोई भी मास कंक्रीटिंग का आपका वर्क है, वहां पे पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या मैं बोल सकता हूँ, C3A वाला, क्या मेरे से ये याद आ रहा है कि इसमें फ्लैश सेटिंग की कुछ बात होने वाली है ना। वैसे तो हम आगे पढ़ के करेंगे, बट मैं एक आइडिया क्या इसका ले सकता हूँ कि जो C3 हाई एल्यूमिना की बात होगी तो C3 का कुछ कंटेंट आने वाला है, C3 का कंटेंट आगे तो फ्लैश सेटिंग की कोई बात होने वाली है। चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग 40% ऑफ बॉक्साइट, 40% ऑफ लाइम। 40% क्या हुआ आपका बॉक्साइट हो गया, 40% आपने क्या यूज किया, 40% आपने यूज किया लाइम, और आपने 15% किसको यूज किया, 15% आयरन ऑक्साइड Fe2O3, 15% आयरन ऑक्साइड विद लिटिल सिलिका, मैग्नीशिया एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। और एल्यूमिना का जो कंटेंट है वो 32% से लेस नहीं होना चाहिए। और जो एल्यूमिना बाई लाइम का जो रेशियो वो 0.8 से, और 0.8 से आपका कहां तक वेरी करेगा, 3.35 तक, 0.8 से 3 करेगा, सॉरी 1.35 तक क्या करेगा ये। अब जो हाई एल्यूमिना सीमेंट है ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कोई, सॉरी स्ट्रेंथ की बात नहीं करूंगा, जो अर्ली सेटिंग टाइम की बात हो रही है कि इसका सेटिंग टाइम है वो। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी फाइनेस है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। एक्सपेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5 mm। और किस केस में हुआ था 5 mm का, बताओ जल्दी से। 5 mm का और किस केस में हुआ था, एक और सीमेंट अभी हमने पढ़ी थी ना जिसको एक्सपेंशन 5 mm से ग्रेटर नहीं था, सो दैट वाज, कैन वी से दैट वाज सुपर सल्फेटेड सीमेंट, है ना। सेटिंग टाइम की बात करें, सो इनिशियल सेटिंग टाइम अप टू, इनिशियल सेटिंग टाइम इसमें हुआ 5 मिनट होता है आई थिंक, इसमें इसका 5 मिनट होगा, देखो ये इसमें थोड़ा गलत कर दिया, इसका 5 मिनट बोलेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम इसमें क्या होगा, 5 मिनट,
और जो फाइनल सेटिंग टाइम होगा वो क्या होगा आपका 5 आवर्स होगा। देखो ना, काफी डिक्रीज कर दिया, फ्लैश सेटिंग कर रही है ना इसमें, फ्लैश सेटिंग कर रही है आपकी ये। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखो वन डे पे कितनी जल्दी डेवलप कर रही है, 30 न्यूटन पर स्क्वायर। ओपीसी का एक वाला देखो, जो ओपीसी में क्या हो रही थी, ओपीसी में 28 डेज में डेवलप हो रही थी, उससे ज्यादा तो इसने वन डे में डेवलप कर दी। 3 डेज की बात करें तो 35 न्यूटन पर स्क्वायर आपकी इसमें डेवलप हो जाएगी। अब हम क्या करें कि इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें, सो लाइनिंग ऑफ फर्नेस, प्री कास्टिंग, रिफ्रैक्टरी कंक्रीट इंडस्ट्रीज में आपकी क्या होगी, ये वाली यूज होगी। अब इसमें एक और बात है कि ये क्या है कि 20% की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, वो तो 24 आवर्स में गेन कर लेती है ये। जो 20% की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 24 आवर्स में गेन कर लेते हैं। कि जो आप ये क्या करेगी कि अल्टीमेट की एक ये 1 ईयर में जाके जो गेन करेगी ना, अल्टीमेटली जो गेन करेगी उसका 20% तो ये 24 आवर्स में गेन कर लेती है। और सब्सिक्वेंटली स्ट्रेंथ क्या कर देती है, 6 to 8 आवर्स में आपकी गेन कर लेती है। सही ना। इसके एप्लीकेशन की अभी हमने बात कर ली। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट हम पढ़ते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक माने कि वाटर का फोबिया है इसको, या ये क्या कर रही है कि वाटर रिपेलेंट की तरह वर्क कर रही है। इसमें ऐसे कुछ हम कॉन्स्टिट्यूएंट हम ऐड करेंगे जो वाटर को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो, अभी तक मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तो क्या कहता कि इसके जो वर्ड है ना, जो वर्ड है, देखो कोई भी किसी चीज को हम पढ़ते हैं, पहले तो उसकी जो वर्ड होता है ना, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो वर्ड ही बहुत कुछ बता देता है हमें। अब हाइड्रोफोबिक की बात हुई है यहाँ पे, तो मैंने हाइड्रोफोबिक से बता दिया कि इसमें ना वाटरफोबिक है ये वाली। वाटरफोबिक कॉन्स्टिट्यूएंट हम ऐड करेंगे कि वाटर को वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर विद वाटर रिपेलेंट, आगे ना, वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च और क्या आपका ओलिक एसिड, स्टार्च और starch, and second one it can be oleic acid. So this cement finds its work, its application where extreme environment condition prevail. For example, coastal area, कोस्टल एरिया में, है ना, कोस्टल एरिया में आपका वाटर कंटेंट काफी हाई होता है ना, तो वहां पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकंड वन क्या हो सकता है, हिली एरिया। हिली एरिया में क्या है कि काफी रेन ज्यादा होती रहती है। हिली एरिया में क्या होता है कि रेन काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। हाई स्टोरेज पीरियड के लिए, है ना, जहाँ पे हम क्या करें कि वाटर स्टोरेज हमारी काफी ज्यादा हो रही है, तो हमें वहां पे क्या करना है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट को हम यूज कर सकते हैं। देखो और क्या हो रहा है कि हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है क्या सभी का? मेरे को थोड़ा ब्लिंक फील हुआ यहाँ पे स्क्रीन का, एक बार जल्दी से बता दो स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को, जल्दी से बता दो एक बार। ऑल ओके, ओके, इफ इट इज ऑल ओके तो हम चलते हैं। देखो हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने बता दिया कि जहाँ पे एक टाइप से जहाँ पे वोटर का केस आ जाए ना, वोटर कि वोटर को हमें रिपेल करना है, वोटर से हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसको, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो इसमें बोला कि ऑलमोस्ट आज के टाइम में क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारी सीमेंट आ रही है ना, जो भी हमारी सीमेंट आ रही है, जनरली हम क्या करते हैं, उनको वाटर रिपेलेंट फिल्म हम ऐड करते हैं। वाटर रिपेलेंट फिल्म जो आपके कंस्टिट्यूएंट है ना, ऐसे कंस्टिट्यूएंट जो वाटर रिपेलेंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, हम वो ऐड करते हैं जनरली। अब इसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो इट शुड नॉट बी लेस देन 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम सेम एज दैट ऑफ ओपीसी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सेम होगा कि जो ओपीसी का क्या कर दे 3 डेज पे FCK/2। देखो ये बात ध्यान रखनी है, ओपीसी के केस में काफी बार मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि आप आपके माइंड में आ जाए ये वाली चीज, है ना। FCK/2 ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 3 डेज एंड FCK/2/3 ऑफ FCK इन केस ऑफ 7 डेज स्ट्रेंथ, है ना। 28 डेज में सेम आपकी नियरली 33 आपकी ये क्या करेगी, डेवलप कर ही लेगी स्ट्रेंथ। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का ये वर्क हो गया, मेन वर्क हुआ वाटर रिपेलेंट की तरह ऐड करना है, कि वाटर से जहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए वहां पे हम इस सीमेंट को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज देयर IRS T40 सीमेंट।
अब देखो ये क्या होती है, ये कि ना एक स्पेशल टाइप की सीमेंट है ना, ये स्पेशल टाइप की सीमेंट है। ये किसने मैन्युफैक्चर की, ये मैन्युफैक्चर की जाती है इंडियन रेलवेज द्वारा, है ना। कहाँ पे यूज होती है, जो रेलवे स्लीपर है ना, जो आपके रेलवे के स्लीपर है, आपका रेलवे का जब मैं सब्जेक्ट टीच करेंगे यहाँ पे, जो भी टीचर टीच करेंगे आपको, तो आपको ये वाला टॉपिक जरूर बताएंगे, स्लीपर्स वाला। स्लीपर का काफी अच्छा टॉपिक आता है इसमें। और स्लीपर के लिए आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कौन सी वाली सीमेंट यूज हो रही है। जो कंक्रीट के जो आपके यूज होंगे ना, वो वुडन स्लीपर भी यूज होते हैं, आयरन स्लीपर भी यूज होते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि जो कंक्रीट स्लीपर है, कंक्रीट स्लीपर में आपके IRS T40 सीमेंट आपकी यूज होगी, IRS T40 सीमेंट आपकी क्या होगी, यूज होगी। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है कि ये रेलवे डिपार्टमेंट है ना, ये मैन्युफैक्चर करता है जनरली इसको, ज्यादातर क्या करता है रेलवे डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। और इसको रेलवे स्लीपर, जो रेलवे स्लीपर होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखो इसमें क्या होगा, ये कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, कहते हैं कि इसमें सीमेंट क्लिंकर और जो आपका C3S है, सीमेंट क्लिंकर और C3S के जो प्रोपोर्शन है ना, उसको इंटरग्राइंड कर लेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो रेलवे की जो आपकी रेलवे लाइन होती है ना, रेल्स होती है जो आपकी, रेल्स के नीचे क्या होता है आपका स्लीपर होता है, रेल्स के नीचे क्या होता है आपका स्लीपर होते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना आपका। फिर उसके नीचे क्या होता है, सबसे पहले हमारी रेल होंगी ऊपर, रेल के नीचे स्लीपर होगा, फिर उसके नीचे क्या होगा, ब्लास्ट होगा आपका, फिर आपका क्या होगा, बैलेस्ट ब्लास्ट मटेरियल हम यूज करेंगे। तो जो स्लीपर होता है ना, वो क्या करेगा, जो आपका रेल के ऊपर लोड आ रहा है, जो रेल के ऊपर लोड आ रहा है, उसको क्या करेगा, बियर करेगा। वो कौन करेगा, स्लीपर करेगा। तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, C3S का कंटेंट बढ़ा देंगे, C3S का कंटेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि यही तो होता है जो CSH जेल, जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म होता है और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ को डेवलप करता है ना। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से, ये वाला क्लियर है क्या, जल्दी से बता दो। IRS T जो ये T40 सीमेंट आपको क्लियर है क्या, IRS T40 सीमेंट आपको क्लियर है क्या, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता दो एक बार। क्लियर, ओके, विनोद को क्लियर है, बाकी ओके ठीक है डियर, सभी को क्लियर है, काफी अच्छे से क्लियर, सही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट की बात आई, क्विक सेटिंग फ्लैश सेटिंग, क्विक सेटिंग फ्लैश सेटिंग में इसको एक बार बैक लेके जाता हूँ। मेरे को बताओ, मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ आपको, फ्लैश सेटिंग क्विक सेटिंग, इसमें कौन सा जो आपका बोगस कंपाउंड है वो कौन सा यूज हो रहा है, मेरे को एक बार बता दो कि किसका प्रोपोर्शन मेरे को बढ़ाना चाहिए, किसका प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए मेरे को फ्लैश सेटिंग के केस में। बताओ जल्दी से, काफी कम से कम मैंने ये 10 से 12 बार अभी आपको बता दिया है, कम से कम 10-12 बार। बताओ जल्दी से, कमेंट करो कि जो आपका फ्लैश सेटिंग के केस में क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा बोगस कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, जल्दी से बता दो। या कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो हम यूज करें तो हमारी फ्लैश सेटिंग हमें अचीव होती है। हाँ जी, सभी कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से, बताओ जल्दी से कौन सा कंपाउंड हमारा यूज होगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, सभी को बता तो दिया है, काफी बार बताया अभी। आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। C2S, डियर C2S तो देखो, C2S की बात कर रहे हो, C2S तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज हुआ था, नोट फॉर द नोट फॉर द फ्लैश सेटिंग। ये देखो, मैं डाउट मैं कोई कुछ भी मैंने पूछा, एक दो क्वेश्चन पूछा तो लेफ्ट करके जा रहे हैं क्लास को। तो क्या कहने, चीजों को रटवाते चलें क्या, चीजों को रटवाते चलना है, या कुछ थोड़ा सा जो नॉलेज है थोड़ा सा अंदर से भी आपको चीजों को निकलवाना है, ठीक है ना। रटवाने के लिए तो नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं हम आपको। फिर देखो, C3A एल्यूमिना की जहां पे बात आएगी, एल्यूमिना ये क्या करेगा, फ्लैश सेटिंग क्विक सेटिंग की बात आएगी। जब C2S की जहां पे बात आएगी, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ कि काफी महीनों साल लग जाएंगे स्ट्रेंथ डेवलप होने में, और ये क्या करेगा, C3A फ्लैश सेटिंग देगा, C3S क्या करेगा, अर्ली स्ट्रेंथ देगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये वाला क्लियर है तो हम देख लेते हैं, अब देखते हैं इसको, फ्लैश सेटिंग क्विक सेटिंग को। इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट which loses its plasticity comparatively earlier than OPC but does not attain on any early strength, है ना।
अर्ली स्ट्रेंथ के लिए क्या होना चाहिए, C3S होना चाहिए, अभी बताया था, अभी पिछली स्लाइड में बताया है कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S होना चाहिए और सेटिंग के लिए, अर्ली सेटिंग के लिए C3A होना चाहिए, ठीक है ना। This cement is produced by increasing the proportion of alumina and decreasing the proportion of gypsum. जिप्सम क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और जो भी सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। आपका एल्यूमिना क्या करता है, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो हम एल्यूमिना को कंटेंट बढ़ा देंगे और जो जिप्सम है उसका प्रोपोर्शन हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो हमारी क्विक सेटिंग हमें कंडीशन मिल जाएगी। दिस सीमेंट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन, की इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, ग्राउटिंग में, ग्राउटिंग ऑपरेशन में, है ना। और ये ग्राउटिंग ऑपरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जो आपकी प्रेशराइज्ड एप्लीकेशन होती है सीमेंट की, वहां पे ग्राउटिंग देखो, जैसे ये वाला ये वाला आपका, कि हम किसी होल्स वगैरह में इसको अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर से, है ना, बाय प्रेशर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे होता है हमारा। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट को आपका, क्विक सेटिंग सीमेंट आपकी यूज करेंगे। आप देखो इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, देखो कितना फास्ट, कितनी फास्ट, जहां पे अप्लाई की 5 मिनट में तो ये आपकी सेट हो भी जाएगी। स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं अभी, आई रिपीट, स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं अभी क्विक सेटिंग सीमेंट को। इसका वर्क क्या है, जस्ट टू डेवलप द सेटिंग टाइम, जस्ट टू डेवलप द सेटिंग, है ना, कि सेटिंग टाइम को जल्दी, आपको सेटिंग जल्दी करके देनी है, आपको स्ट्रेंथ से अभी कुछ लेना देना इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन हम चलें, सो इट इज मेजनरी सीमेंट। मेजनरी सीमेंट की बात आती है हमारी, है ना। द पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर इज ग्राउंडेड एंड मिक्स्ड विद पोर्टलैंडिक मटेरियल दैट इज फ्लाई एश और आपकी कैल्साइन क्ले और नॉन पोर्टलैंडिक मटेरियल दैट इज लाइम and dolomite and waste material that is carbonated sludge and mixture if required। कि मेजनरी सीमेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि जो पोर्टलैंड सीमेंट के क्लिंकर है ना, हम उनको क्या कर देंगे, फाइनली ग्राइंड कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, कि उनको मिक्स करने एक टाइप से, किसके साथ हम मिक्स कर सकते हैं, या तो हम उनको या तो हम उनको क्या करेंगे, या तो हम उनको पोर्टलैंडिक मटेरियल के साथ में मिक्स कर देंगे। कौन कौन से होंगे, फ्लाई एश, है ना, कैल्साइन क्ले के साथ में। अगर हम उसको पोर्टलैंडिक मटेरियल हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम नॉन पोर्टलैंडिक मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट हो गए। और हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी हम ऐड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी हम ऐड कर सकते हैं। कौन सा होगा आपका, कार्बोनेटेड स्लज होगा, है ना। और एडमिक्सचर भी हमको यूज कर सकते हैं अगर हमें यूज करना है तो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने मनी आउट ऑफ वेस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, मनी आउट ऑफ वेस्ट, कि हमने वेस्ट मटेरियल को भी यूज करके हमने क्या किया, मनी को क्रिएट किया, हमारी अर्निंग को क्रिएट किया, है ना। और हम उसको कहाँ पे यूज कर लिया, हमने उसको मेजनरी सीमेंट में यूज कर लिया। जो आपके मेजनरी वर्क होते हैं ना, बिल्डिंग वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। अब देखो, जो इसकी साउंडनेस है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट हुआ, जनरली क्या चल रहा था हमारा, 30 मिनट चल रहा था। अब देखो इनिशियल सेटिंग टाइम का वेरिएशन कहाँ पे है, जो क्विक सेटिंग सीमेंट है हमारी, उसके केस में 5 मिनट हुआ है इनिशियल सेटिंग टाइम। ओपीसी के केस में कितना चल रहा था हमारा, ओपीसी के केस में चल रहा है 30 मिनट। अब देखो मेजनरी सीमेंट के केस में कितना आया हमारा, 90 मिनट, है ना। मेजनरी सीमेंट के केस में हमारा कितना हो गया, 90 मिनट हो गया, सही है ना। इसकी जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 24 आवर्स हो गया। फाइनल सेटिंग टाइम कितना हो गया, 24 आवर्स। और कितना हो रहा था जनरली, वो 10 आवर्स हो रहा था। फाइनल सेटिंग टाइम कितना था अदर सीमेंट का, वो 10 आवर्स चल रहा था। जो क्विक सेटिंग सीमेंट है उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम हुआ वो इनिशियल सेटिंग टाइम के बराबर हो गया दूसरी सीमेंट के। जितनी देर में दूसरी सीमेंट आपकी आपकी सेट होंगी ना, उतनी देर में तो क्विक सेटिंग सीमेंट आपकी सेट हो रही थी, उसकी फाइनल सेटिंग हो जा रही थी। अब इसमें क्या है कि जो फाइनल सेटिंग टाइम इन केस ऑफ मेजनरी सीमेंट, वो कितना आ रहा है आपका, 24 आवर्स आ रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, सो 7 डेज पे 2.5 Nm/mm, काफी कम डेवलप कर रही है। 20 डेज पे क्या कर रही है, 5 Nm/mm, ये वाली आपकी स्ट्रेंथ डेवलप कर रही है। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, अब आपकी लास्ट 2 टाइप ऑफ सीमेंट बचती है।
सेकंड लास्ट कौन सी है? व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट. इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्योर chalk clay and clay free from iron oxide. क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. ठीक है ना. कि व्हाइट की, अभी व्हाइट क्ले की बात कर रहे हैं, सॉरी व्हाइट सीमेंट की बात कर रहे हैं. व्हाइट सीमेंट किससे मैन्युफैक्चर करते हैं? आपके प्योर चाक होते हैं आपके जो, और क्ले से. एंड क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड किस लिए? क्योंकि वो कलर डेवलप कर देता है. आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट कलर इनटू द सीमेंट सो इट इज रिड्यूस्ड बिलो 1%. कि हम क्या करेंगे, इसको 1% से भी कम हम क्या कर देंगे, इसको 1% से भी हम कम इसको रख देंगे. हमारा कलर डेवलप नहीं होगा. हम व्हाइट सीमेंट हम क्या कर सकते हैं फिर वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं. अब कलर्ड सीमेंट की बात करें कि कलर्ड सीमेंट कहाँ पे यूज होंगी. व्हाइट सीमेंट की तो बात हमने कर ली कि हमने क्या किया, प्योर चाक को हमने यूज कर लिया, क्ले को यूज कर लिया, और क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड को हमने यूज कर लिया. कलर्ड सीमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें पिगमेंट, व्हाइट सीमेंट में हम क्या करेंगे, पिगमेंट ऐड कर देंगे. और कितना ऐड करेंगे? 5 to 10%. 5 to 10% पिगमेंट को हम ऐड कर देंगे इसमें, कलर्ड व्हाइट सीमेंट में. तो हमारा कलर्ड सीमेंट हमें प्रोवाइड हो जाएगा. अब देखो, जो कलर्ड सीमेंट है उसका यूज कहाँ पे होता है? तो तराजू फ्लोरिंग वर्क होते हैं ना आपके जनरली. अब तो क्या आ गए आपके ना, फ्लोर टाइल्स आ गई है ना. फ्लोर टाइल्स आ गई, आपका जो ब्लॉक हो गए वो आ गए आपके फ्लोर के लिए. पहले क्या करते थे जनरली, पहले हम कलर्ड सीमेंट को यूज करते थे. आपको पता भी है, आपने देखा भी होगा कहीं पे, कलर्ड सीमेंट को हम क्या करते थे, फ्लोर के लिए यूज कर लेते थे, पैटर्न बनाने के लिए, है ना. डिफरेंट कलर का पैटर्न बना देते थे हम उसमें. और क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क में भी आज भी यूज करते हैं. ऑर्नामेंटल वर्क में तो आज भी यूज करते हैं हम हमें अपने कलर्ड सीमेंट को. और कास्टिंग स्टोन को कास्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कलर्ड सीमेंट को यूज करते हैं. लास्ट वन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट इज सेलेंटिक सीमेंट. सेलेंटिक सीमेंट की हम बात करें, इट इज द टाइप ऑफ सीमेंट इन विच 5 to 10% plaster of Paris has been added to increase its hardening process. है ना. सिलेंटिक जो आपकी सीमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यूज करेंगे. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स हार्डनिंग प्रोसेस. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एडमिक्सचर की तरह यूज कर रहे हैं इसमें, है ना. एज एडमिक्सचर की तरह वर्क कर रहा है ना ये. सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर, सॉरी, जो सेटिंग टाइम की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर रहा है ना. हार्डनिंग प्रोसेस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो एज अ रिटार्डर हम इसको बोल सकते हैं क्या, एज अ रिटार्डर. क्या हम इसको बोल सकते हैं कि एज अ रिटार्डर यूजर है, जिप्सम वाला वर्क कर रहा है फिर तो ये. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कर रहा है यहाँ पे, जिप्सम वाला वर्क कर रहे हैं ना. वो उसमें क्या कर रहा था, वो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा था. ये हार्डनिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है कि हार्ड काफी टाइम के बाद होगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट कंप्लीट होती है. अब बताओ, आज वाले लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता देंगे मेरे को. आर यू हैविंग एनी डाउट इन टुडेज क्लास? हरी अप एंड कमेंट. विनोद, आपने हैंड रेज कर रखा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट है क्या आपका कोई? ओके, क्लियर. ठीक है. कोई भी डाउट है क्या आज वाली क्लास में? और यहाँ पे आपका सीमेंट चैप्टर भी कंप्लीट होता है. बता दो मेरे को एक बार कि सीमेंट चैप्टर में किसी को कोई डाउट है कि जल्दी से बता दो. अगर सीमेंट के चैप्टर में कोई किसी को डाउट है तो जल्दी से बता देंगे. हाँ जी, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे दोबारा से अगर किसी को कोई डाउट है क्या. आर यू हैविंग एनी डाउट? ओके. सीमेंट चैप्टर पूरा क्लियर है विनोद एंड एवरीवन? पूरा क्लियर है क्या सभी को? बताओ जल्दी से. ओके. ठीक है. अगर आपको ये पूरा क्लियर है तो हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और नेक्स्ट क्लास में हम लाइन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. ओके एवरीवन. So if you are having no doubt, so we are going to finish our class here, and you can comment your doubt in the WhatsApp group. If you are having any doubt, we will discuss that doubt in our next class. Okay. Good night everyone. Thank you so much to attend this class.